Assalamu alaikum, Suhaib. Thank you so much for joining your session. Walaikum salam. Happy to be here and thank you so much for inviting me. It's my pleasure to have you on the session. And आपका इंट्रोडक्शन बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं वन ऑफ योर पोस्ट ब्लास्टेड ऑफ एंड आई थिंक पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट डिजाइनर जो अभी है वो सुहेब है. यू आर वर्किंग इन रेवलूट नाउ डेज माशाल्लाह एंड moving from Pakistan to UK. We'll be discussing all these things ताकि हम देख सकें प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए क्या क्या होता है. But before we started off, tell me about yourself. Like, how's life? How's everything? अभी कैसा सब कुछ चल रहा है? And from where did you graduated? I graduated from UET Lahore in 2020. तो हमारा वो कोविड का बैच था जब हमारे फाइनल्स और सब कुछ कोविड आ गया और सब कुछ हमारा पहली दफा वो ऑनलाइन हुआ. तो दैट वाज माय बैच, ग्रेजुएटेड इन 2020. You are from the batch जहाँ पे 2020 में कोरोना आया था और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ को दो अलग अलग सिनेरियोज में देखा. कुछ लोगों ने सोचा कि ठीक है कोरोना है पढ़ना नहीं पड़ता, बगैर एग्जाम के लोग पास हो रहे थे एंड वाइस वर्सा. बट व्हेन यू आर इन अ फील्ड या अगर आप उस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हो जहाँ पे आपका मेन फोकस ही लोगों की रिसर्च पे है, ठीक है, लोगों से मिलना है रिमोटली, आप आई थिंक शायद जॉब तो फिर भी कर सकते हैं बट जो पढ़ाई होती है उसमें थोड़ा सा मसला आता है. थोड़ा सा मुझे ये बताना कि ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी फेज व्हाट वाज द बिगेस्ट हर्डल दैट यू हैव फेस और उसको ओवरकम करा कैसे था? पूरी यूनिवर्सिटी फेज के अंदर बिगेस्ट हर्डल. या लाइक कोरोना था तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप घर पे होते होगे और रिमोट की वजह से, तो तुम्हें क्या लगता है कि यार उसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए? दिस इज वन ऑफ द फ्यू थिंग जो लोगों को बड़ा मसला होता है यूजुअली. उसमें जो रिमोट जब जिस टाइम पे हमारे रिमोट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था. वो इस वजह से कि वो एकदम एक बिल्कुल न्यू चीज थी. लाइक आउट ऑफ द सडन आप हर चीज को इन पर्सन करने के यूज टू और एकदम सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया. और उसमें इवन स्टूडेंट्स और हम लोग तो फिर थोड़े से यूज टू थे. कुछ लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते थे, जॉब्स करते थे, वो आदि थे इन चीजों के. स्पेशली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव कि वो सारे लोग, वो टीचर्स यूज टू ही नहीं थे जूम को यूज करने के या गूगल मीट को या इस तरह की भी किसी प्रोडक्ट्स को. तो लेक्चर भी बड़े इंटरेस्टिंग होते थे कि टीचर से कभी म्यूट हो गया, वो बोल रहे हैं, उनसे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, बच्चे चैट में मजाक कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं. तो इट वाज फन टाइम्स बट उसको मैनेज करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट. ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस भी काफी ज्यादा थे उस टाइम पे. कैसा हर बच्चा, हर बंदा घर बैठा बैठा जो है वो एक तरह से फेड अप हुआ है और समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से करें. और जो जब एग्जाम्स भी आए थे तो इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी चैलेंजिंग. लेकिन मुझे जिस चीज ने हेल्प की थी वो तो एक यही था कि एक बहुत क्लियर टाइम टेबल, एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो करना. इट यूज्ड टू बी वेरी लाइक बहुत ज्यादा बच्चे इस तरह से करते थे कि आप मीटिंग ज्वाइन किया, क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद सो गए हैं. आई मीन हमने सब करते रहे. एक दो दफा मैंने भी शायद किया हो बट जनरली इस तरह की चीजें मैं हमेशा शुरू से था कि ऑल तो मैं पूरी तरह पढ़ नहीं भी रहा. लाइक मैं बहुत हमेशा से जो मेरे क्लास में देखेंगे तो मैं कभी भी एक लाइक स्टूडेंट नहीं था बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में. तो ऑल्दो मुझे पूरे लेक्चर की शायद समझ ना भी आ रही हो ठीक तरीके से, उसको मैं फॉलो ना भी कर रहा हूँ बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जिस चीज पे कर रहा हूँ मैं उस चीज पे पूरा फोकस होके करूँ. और ऑफिस में भी ये चीज काफी हेल्प करती है कि मैं एक मीटिंग में हूँ या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इवन तो मुझसे पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा, मैं पूरे तरीके से उसको समझ नहीं पा रहा, बट स्टिल फोकस आपका उस एक चीज के ऊपर हो कि ठीक है नहीं भी है बट मैंने करना ही करना है ये चीज. आई विल फिगर समथिंग आउट एंड आई विल डू समथिंग और उसको आप उस तरीके से लेके चलें. तो ये माइंडसेट था जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है उस टाइम के ऊपर और अभी भी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें शायद एवरेजली वो पूरी कर सकते हैं बट उसके अंदर वो एक्सेल नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, 4 साल यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छी रहे लाहौर एंड इट्स वेरी गुड. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यार आई हैव सीन अ लॉट ऑफ BScs स्टूडेंट आर ग्रेजुएटिंग एंड दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस प्रोडक्ट डिज़ाइन साइड. ठीक है, पहले हम शायद इतना नहीं देखते थे इन द लास्ट 4-5 years. ठीक है, क्योंकि कोरोना के बाद ही हमने बहुत ज्यादा बूम देखा डिजिटल की तरफ, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए पाकिस्तान के अंदर. फिर भी ये इतना ज्यादा नहीं था जितना हम UAE में, UK में या ओवरऑल वर्ल्ड में देख रहे होते हैं. ठीक है, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू ग्रेजुएटेड? You pivoted to product design. Why don't you move towards like development side या इस तरफ की? और मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा होता हूँ. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइनर्स जिनको मैं देख रहा होता हूँ वो ज्यादातर BScs के बैकग्राउंड के होते हैं. दे आर नॉट फ्रॉम डिजाइन बैकग्राउंड. ठीक है, पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन नहीं है ना. पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिजाइन या UX डिजाइन का बैचलर है ही नहीं, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन दैट सेंस. so do you think like for example क्योंकि now you are working as a product design for almost like 4.5 years in professionally. ठीक है,
व्हाट वाज द चैलेंजेस जब एक BScs का स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है? ठीक है, अगर मैं बात करूं 2025 में, 2026 में भी जो ग्रेजुएट होंगे या हो चुके हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ स्विच करना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द राइट रोड मैप? क्या लगता है तुम्हें, कौन से कोर्सेज फॉलो करने चाहिए? क्योंकि आप बेशक BScs में पढ़ के आते हैं, आपको नॉलेज होती है, डेवलपमेंट की नॉलेज होती है, यू हैव दैट बैक एंड knowledge, but product design itself requires a lot of discipline. What हम्म sort of challenges that you have faced after graduation, and what sort of suggestion that you wanted to give? हम्म श्योर। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा कि ऑल्दो मेरा BS CS का बैकग्राउंड है, बट यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से ही मैं काफी ज्यादा और चीजों में इन्वॉल्व था। लाइक मैं उस तरह से प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट मैंने बहुत ज्यादा अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की लाइफ में भी नहीं की। लाइक बचपन से मेरा एक शौक था कि मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है। दिस वाज लाइक, आप कह लो कि जैसे बच्चों का शौक होता है मैंने आर्मी में जाना है या किस में जाना है, तो बचपन से मुझे IT का काफी, कंप्यूटर्स का और उन चीजों का काफी शौक था। तो मुझे हमेशा से था कि मैंने IT या कंप्यूटर साइंस में जाना है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मैंने आके उसको पढ़ना स्टार्ट किया, कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल में इनरोल हुआ यूटी लाहौर में, तो आई रियलाइज कि ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, आई एम अ ह्यूज लाइक टेक एंथुसियास्ट, लेकिन मुझे इटसेल्फ जो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग है मुझे वो नहीं पसंद। एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ के आप 10 घंटे उसको कोड कर रही हैं और फिर उसमें अगर कोई बग आ गया तो वो एक पूरी अलग कहानी बन जाती है। तो उसमें मेरा ना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ कंप्यूटर साइंस में। पहले सेमेस्टर में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की, बट सेकंड सेमेस्टर से मैंने उस तरह से प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं सेकंड सेमेस्टर से मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। यूनिवर्सिटी की जितनी भी सोसाइटीज थी कोई नहीं मैंने छोड़ी, सब ज्वाइन की, सारे इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करना। और अपना उस टाइम मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो उस स्टार्टअप के करने के दौरान यूनिवर्सिटी के 3 साल में अपना स्टार्टअप चला रहा था, तो उस टाइम पे मार्केटिंग भी की, सेल्स भी की, HR का काम भी किया, डिजाइन का काम भी किया, जितने पॉसिबल चीजें हो सकती थी वो सारा कुछ किया। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि ऑल दो मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शन और काफी ज्यादा फील्ड्स हैं करने के लिए, बट डिजाइन इज समथिंग जिसको मैं सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूँ। लाइक सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, और उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट है उसमें टेक भी आपकी आ जाती है, पूरी की पूरी Mm, आपने टेक्नोलॉजी में काम करना है, इंजीनियर्स के साथ काम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसमें जो उसका ह्यूमन एलिमेंट है, उसका फन एलिमेंट है, थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट है, वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। mm, तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ मैंने जाना है। और मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में भी जिस चीज ने सबसे ज्यादा आज तक हेल्प की है वो मेरा वो स्टार्टअप का बैकग्राउंड है। mm, उस टाइम पे जो मैंने चीजें लर्न की ना कि बिजनेस किस तरह से चलता है, बिजनेस की चीजें क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, HR क्या होता है, ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से आप लेके चलते हैं, तो वो चीजें आज तक मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में हेल्प करती हैं। तो डिजाइन के बारे में अगर मैं किसी को बताऊंगा भी, तो डिजाइन इज लेस ऑफ अ टेक्निकल स्किल सेट, इट्स मोर ऑफ अ माइंड सेट। mm, कि आप किसी प्रॉब्लम को देखते किस तरह से हो, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करते हो। अगर अगर किसी चीज को होते हुए देखता हूँ तो हम अब तो वो थोड़ा सी प्रैक्टिस भी उस चीज की होगी कि थोड़ा मेरे माइंड में आता है कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, व्हाट्स द okay. रीजन, और ये चीज और किस तरीके से हो सकती है, इसकी और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, क्या हम इस जगह पे और ट्राई कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब आपको कोई क्वेश्चन देता है तो यू ऑलवेज थिंक ये चीज इस तरह से ही हमने क्यों करनी है। वो वाला जो एक माइंड सेट है ना किसी भी बंदे को, इवन अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी जाते हैं तो यू Mm, नीड दिस माइंड सेट कि आपने हमेशा उस चीज को क्वेश्चन करना और आपने देखना कि चीजें इस तरह से ही क्यों चल रही हैं और हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल, आप इंडस्ट्री की कोई भी बड़ी प्रोडक्ट उठा के देख लें, mm, किसी का भी, लाइक आईफोन का डिजाइन उठा के देख लें। जिस टाइम पे mm, आईफोन आया था आपके फोन सारे बटन वाले होते थे, राइट? mm, अब स्टीव जॉब ने इस चीज को क्वेश्चन किया कि बटन वाले फोन है तो हमें बटन वाले ही तो नहीं ना बनाने, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमें बटन ही क्यों चाहिए, बटन के अलावा और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। mm, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट इनोवेशन है, बाकी जितने भी बड़ी कंपनीज है, आप किसी की भी प्रोडक्ट इनोवेशन देखे तो हमेशा दे स्टार्ट विद वाई, कि ये चीज mm. इस तरह से क्यों हो रही है, इसको करने का और क्या तरीका हो सकता है, और एंड प्रॉब्लम या पेन पॉइंट यूजर का क्या है, हमने जिसको सॉल्व करना है। तो ये वाला माइंडसेट अगर आप डेवलप करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान भी, अपनी स्टडीज के दौरान भी, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट इन टेक Fair enough. प्रोडक्ट डिजाइन। I think your point makes much more sense, because a lot of time what I see is कि when we talk about design, people see design in a very funky or a creative way. ठीक है, but when we talk about product design, it's not about how the product look. Yes, it हाउ इट is. वर्क्स। How it works is much better, because to be very honest, शायद 2020 से पहले हमने इतना प्रोडक्ट का बूम देखा भी नहीं था पाकिस्तान में। वी हैव सीन डिजाइनर्स जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स थे, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सारी चीजें कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट डिजाइन भी बना सकते हैं, वो वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और आई थिंक आपकी बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जब आप इनिशियल लेवल पे बहुत सारे चीजें करना शुरू करते हो, लाइक यू स्टार्टेड अप, तो आपने वो हर फेज को देखा कि भाई एज अ मार्केटर क्या सोच होती है प्रोडक्ट के बारे में, एज अ डेवलपर क्या सोच होती है, एज अ डिजाइनर क्या सोच होती है, दैट गिव्स यू एन आइडिया कि ठीक है यार, मैं अपने बहुत सारे लोगों ये भी मैं देख रहा होता हूँ कि यार दे यूजली ऑप्ट फॉर के नहीं, अभी हम 4 साल पहले पढ़ेंगे एंड देन वी सी
हाउ वी गोना स्टार्ट। बट जब आप यूनिवर्सिटी में चीजें स्टार्ट कर देते हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले पता होता है कि यार मैं किस चीज के अंदर अच्छा हूँ और मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, अगर ठीक है। आप अगर आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो वेट कर रहा है कि ठीक है 4 साल बाद मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो फिर मैं कुछ करूंगा या मैं देखूंगा क्या करना है, आप पूरी जिंदगी वेट ही करते रहेंगे। जब आप ग्रेजुएट करेंगे उसके बाद कोई और चीज होगी, अच्छा चलो यार ये पहली जॉब है, इसका मेरा भी पहला साल, ये पहला साल गुजर जाए तो फिर देखता हूँ, फिर वेट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद यार चलो शादी हो लेने दो, फिर देखते हैं फिर क्या करेंगे, शादी होगी, चलो यार बच्चे होने के बाद तो फिर देखता हूँ फिर क्या करेंगे। तो वो पूरी जिंदगी ये साइकिल हमेशा चलता ही रहेगा आपका। आई थिंक द राइट टाइम इज कि वेन एवर यू सी समथिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ जाए, अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई सी इज कि बहुत सारे लोगों को मसला यही होता है, वी डू हैव आइडियाज, वी डू वांटेड टू डू थिंग्स, बट वो जो एक फियर होता है ना कि यार अभी नहीं, थोड़ा सा हम बेहतर पोजीशन पे चले हैं फिर करेंगे, मनी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, मेंटालिटी वाइज, वो आपको थोड़ा शायद खत्म कर देता है। जबकि अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली शायद आप बहुत लो स्केल से स्टार्ट करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गो अप। परफेक्ट। तो ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी यू हैव स्टार्टेड योर ओन थिंग, ठीक है। स्टार्टअप जब आप खुद कर रहे होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट होता है, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स योर जॉब, ठीक है। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होती है हर बंदे की कि यार आप कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना कर लें, आप अपनी पहली जॉब कभी नहीं भूलते, क्योंकि उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हम्म। इंडस्ट्री को। ठीक है, मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं उसको अपनी तरीके से देखता हूँ, बट किसी के अंडर काम करना टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आती है, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है। हम्म। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपको सही लग रहा है वही आगे चीज जाती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो टेल मी, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव टू द मार्केट एज अ जॉब, एज अ गेटिंग अ जॉब? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आपको लगता है कि यार उस टाइम पे सुहेब को अगर ये चीजें पता होती तो शायद वो और बेहतर तरीके से करता, या अगर सुहेब अभी बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5 years अभी कुछ टिप देना चाहे कि अगर कोई बंदा पहली जॉब पर जा रहा है तो वो अपने आप के अंदर ये हम्म। चेंजेस लाए या इन चीजों पे काम करे ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर सके? हम्म। ओके, अगर तो पहले तो मैं ये बात सोचूं कि मैं क्या चेंज करूंगा, तो आई डोंट थिंक सो आई वुडंट चेंज मच, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड जिस तरह से मैंने अपनी पहली जॉब को कंडक्ट किया था। हम्म। इवन जो मेरी लास्ट 2-3 जॉब थी उनको मैं जिस तरह से किया था, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट। अब हम्म। उसमें आपको बताता हूँ मैंने किया क्या था अपनी पहली जॉब में और दूसरी तीसरी जॉब में, जिसने मुझे आज तक सबसे ज्यादा हेल्प की। पहली जॉब में ऑब्वियसली जब आप जाते हैं तो यू नीड टू हैव अ लर्निंग माइंडसेट कि भाई मुझे नहीं कुछ पता, मैंने हम्म। सीखना है अपने सीनियर से या जो भी लोग हैं। तो मेरी जो पहली कंपनी भी थी, इट वॉज अ वेरी स्मॉल कंपनी। हम आई थिंक 12 से 13 लोगों के एक छोटा सा स्टार्टअप ही था वो भी, लकीली। तो स्टार्टअप एक इन्वायरमेंट ही टोटली डिफरेंट होता है। तो उसमें यही था कि आई हैड टू वियर मैनी हैट्स, ये राइटिंग का काम भी करना है, डिजाइन का काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। हम्म। तो अगर तो आप आपकी जो फर्स्ट जॉब है अगर आपको किसी ऐसे छोटे स्टार्टअप में मिलती है, तो आई वुड एडवाइस कि आप हमेशा किसी ऐसे स्टार्टअप में जाएं इंस्टेड ऑफ हम्म। गोइंग फॉर अ बिग नेम बिग कंपनी, जहां पे सब कुछ बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम्म। स्टार्टअप में दे आर मच मोर लूज, दे आर मच, देर इज लाइक लेस स्ट्रक्चर। आप बहुत ज्यादा चीजें ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, अपन मिस्टेक से सीख सकते हैं। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की थी, कंसीडरिंग कि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हम्म। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, और मैंने फॉर्मली आज तक डिजाइन को नहीं पढ़ा। हम्म। बाय फॉर्मली आई मीन ना मैंने कोई डिजाइन का कोर्स किया है उस तरह से, लाइक कोर्सेरा, यूडेमी, कोई स्पेशलाइजेशन या किसी भी बूट कैंप या उसमें मैंने कभी इनरोल नहीं किया डिजाइन के। तो मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प की थी कि अपनी जो मेरी एक अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग थी उसको मैं स्ट्रक्चर में किस तरह से लेके आऊँ। तो मेरी जो पहली जॉब थी उसके पहले या दूसरे महीने में मैंने एक नोशन की एक लाइब्रेरी बनाई। हम्म। अब उस लाइब्रेरी में मैंने क्या किया कि हमेशा हम ये होता है कि हम लिंक्डइन पे कोई अच्छी पोस्ट देखते हैं या हम कोई मीडियम पे सबस्टैक पे कोई बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ते हैं, बट हमें वो भूल जाता है। लाइक एक महीने बाद मुझे याद भी नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ा था। अब हम्म। एक महीने बाद मुझे मुझे अगर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना है या उस चीज के बारे में दोबारा मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा गूगल पे जाके सर्च करूंगा, फिर तब तक नए आर्टिकल्स आ चुके होंगे, नई चीजें आ चुकी होंगी, मैं उनको जाके ढूंढूंगा, पढ़ूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक नोशन पे एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाई जिसमें जितने भी रिसोर्सेज मैं पढ़ता रहा मैं सारे उसमें ऐड करता रहा, लाइक उनको प्रॉपर तरीके से टैग करके कि ये आर्टिकल है, ये बुक है, ये वीडियो है, ये चीज है, इसके अंदर इन चीजों की बात हुई है, उसके कुछ बेसिक बेसिक नोट्स है, उसके कुछ बेसिक बेसिक मेटा डेटा जो बाद में मुझे सर्च करने में भी हेल्प करे। हम्म। और अभी तक वो मुझे चीज हेल्प कर रही है। अब मेरे पास तकरीबन मेरी अपनी लाइब्रेरी में आई डोंट नो 500-600 आर्टिकल्स होंगे, वो सारे जो मैंने खुद पढ़े हुए हैं हम्म। और मुझे पता है कि सारे अच्छे हैं। लाइक अगर मैं 10 आर्टिकल पढ़ता हूँ तो उसमें से शायद कोई एक या दो ऐसा होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको मैं अपने नोशन में ऐड कर लेता हूँ। इवन राइट नाउ इन रेवलूट जब मुझे मसला होता है कि लेट्स से डिजाइन सिस्टम के बारे में मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं जाऊंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चैट जीपीटी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल, मैं अपनी नोशन की लाइब्रेरी में जाता हूँ, मैं जाकर सर्च करता हूँ डिजाइन सिस्टम। मेरे पास वो चीजें आ जाती हैं जो मैंने पास में पढ़ी थी डिजाइन सिस्टम के बारे में, जिसने मुझे हेल्प की थी उसको अंडरस्टैंड करने में। दोबारा मैं उसको गो थ्रू करता हूँ कि अच्छा मैंने ये चीज थी, ये चीज थी, ये चीज थी।
तो वही सारे रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन मैं उनसे गो थ्रू करता रहता हूँ। इवन जब अगर मैंने कभी कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आई जस्ट गो टू माई नोशन लाइब्रेरी, वहां पे मेरे पास ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन उनमें से गो थ्रू करूंगा और मुझे वो हेल्प करेगा। तो पहले जॉब में ये एक प्रैक्टिस थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की कि आपकी जो एक अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है उसको आप स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से लेके आ सकते हैं, और आपकी उन सारी लर्निंग्स को सेव करना और उन सारी लर्निंग्स को बार 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 गो थ्रू करना। इसमें लर्निंग के बारे में आई डोंट नो किसकी कोटेशन थी, आई रेड इट समवेयर के लर्निंग इज रिपीटेड रिकॉल, नॉट रिपीटेड एक्सपोजर। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप अपने आप को उस चीज से एक्सपोज करते रहेंगे, आप उस चीज को नहीं सीखेंगे। यू नीड टू रिकॉल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो उसमें मेरे भी हमेशा ये होती है कि अच्छा मैंने एक चीज पढ़ी, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद मैं उस चीज को दोबारा याद करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैंने वो चीज क्या पढ़ी थी, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा या मैं किसी और बंदे को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइक मैं किसी और को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत दफा ऐसा होता है कि मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि भूल जाते 2 महीने बाद, फिर मैं दोबारा जाकर उसको देखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की थी, ये चीज मेरे माइंड से निकल गई थी। फिर कुछ महीने बाद फिर मैं दोबारा उस चीज को ट्राई करूंगा, फिर दोबारा ट्राई करूंगा। तो अगेन एंड अगेन जो एक वो रिपीटेड रिकॉल है उससे वो आपके माइंड में वो चीज बनती रहती है कि अच्छा कॉन्सेप्ट अब मुझे समझ आ गया है। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट का, डिजाइन का, टेक का कॉन्सेप्ट दिखे, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइक मैं किसी दोस्त को वो चीज समझा रहा हूँ। और अगर Fair मेरे enough. में से कोई मिस्टेक होती है, आई गो बैक, आई रीड इट I अगेन। I think this practice is very good because a lot of time what I see is कि the difficulty that a lot of designers या मैं motion designers की बात करूँ या अगर एज ए creative professional बात करूँ तो हम कोई एक चीज देखते हैं उसमें ट्यूटोरियल हो सकता है कोई एसेट हो सकता है और क्योंकि किसी भी चीज को जस्ट फॉर द सेक ऑफ देखने की हद तक देखना और उसको प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क होता है एंड ऑल्सो व्हाट आई सी इज के अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी सी इज के हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते ताकि हम बेसिक्स को सीख सकें रेदर देन वी मूव टूवर्ड्स कि ठीक है यार आज ये चल रहा है तो आज हम ये चीज सीख लेंगे। आई थिंक दिस व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड क्लास डिस्प्ले जो कि 2025 का सबसे बड़ा बूम था कि एवरीवन चेंज टू दैट बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स के किस तरीके से उसको लेके चलना है ताकि आप एक मरतबा उसको जब अपने वर्क फ्लो का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर आप लॉन्गर टर्म तक उसको याद रख सकते हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम यू। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, यू मूव फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन टू समथिंग एल्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यार एक तो होता है कि आप एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं या रिमोट काम कर रहे हैं जो कि इतनी वेल नोन ना हो, ठीक है। देन यू मूव टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत वेल नोन है, ठीक है। लोग जिसके बारे में जानते हैं क्योंकि जनरली मैंने ये चीज देखा है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं जनरली भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवोलूट, यू वर्क फॉर नया पे फॉर अ कपल ऑफ सादा पे। sorry, Sadape. So sorry. So you work in Sadape for almost like 2 years टू एंड something, हाफ ईयर्स प्रोबेबली, two हाँ। two 2.5 years, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी बिग टाइम फ्रेम, ठीक है। और जब आप किसी हम्म। ऐसे ब्रांड में काम कर रहे होते हैं जिसकी ब्रांड रिकॉल बहुत है, लोगों को पता है कि क्या चीज है, एंड यू आर सीइंग दैट राइटली वो आप जो चीज बना रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं या आप जो चीज कर रहे हैं वो आप लोगों से सुन पा रहे हैं कि यार ये चीज है, एंड दैट मेक्स सेंस। अच्छा, moving from a normal job to सादा पे या a corporate kind of a style thing जहाँ पे company structure है जैसे भी आपने बोला, what challenges that you have faced, ठीक है, because आपकी बात बिल्कुल ठीक है, whenever we start and whenever you starting from a startup बड़ी अच्छी बात होती है, you are wearing multiple hats, आप एक साथ बहुत सारे लोगों का काम कर रहे होते हैं, but slowly and gradually I think ग्रोथ प्लान ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइनर शुड बी लाइक कि वो स्पेसिफिकली चीजों को आहिस्ता आहिस्ता, यस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ गुड ऑप्शन बट वन ऑन अदर हैंड कभी ना कभी जाके तो आपको मास्टर ऑफ वन होना पड़ेगा ताकि आप उसमें कर सकें। हाउ वॉज योर शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन मूविंग टूवर्ड्स सादा पे? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल माइंडसेट अ पर्सन शुड हैव टू फेस या किस तरीके से उसको अपग्रेड किया जाता है? क्योंकि जब आप एक छोटी कंपनी में होते हैं तो शायद बहुत सारी चीजों की कॉल लेने की पावर आपके पास होती है, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, दे हैव बजट्स, दे आर डूइंग मार्केटिंग एंड वाइस वर्सा, तो आपको बहुत सारी चीजों में अपने काम को मनवाना पड़ता है कि नहीं यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज द पर्पस ऑफ इट, ये ऐसा ही होगा। व्हाट थॉट प्रोसेस यू हैव इन माइंड, क्या चैलेंजेस देखे, किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकता है?
हाँ, उसमें जब मैंने सादा पे ज्वाइन की थी तो मैं बताया था कि मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी इट वाज जस्ट लाइक 12 और 13 पीपल, और सादा पे जिस टाइम मैंने ज्वाइन की थी 20 इट वाज आई थिंक मिड ऑफ 2020। हम्म। तो ये वो टाइम था जब सादा पे पाकिस्तान में भी लॉन्च हुआ था, लाइक लॉन्च हुआ आई थिंक 2 या 3 मंथ्स हुए थे, और आप हम्म। लिंक्डइन पे हर जगह देख रहे थे सादा हम्म। पे, सादा पे मेरे पास कार्ड डिलीवर हो गया, लोग उसका वो बॉक्स ओपन करते थे और बड़े स्टाइल से कार्ड बाहर निकलता था। तो ये वो टाइम था कि सादा पे उस वक्त बिल्कुल लाइक फुल हाइप पर था, और हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग फीचर्स बनाने थे, और सादा पे की टीम वाज मे बी अराउंड 250-300 पीपल एट दैट टाइम। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, स्क्वाड्स थे, ट्राइब्स थे, और प्रॉपर टीम्स हर चीज की थी। तो इनिशियली फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि अगेन वही बात है, मैं उस स्ट्रक्चर में काम करने का यूज नहीं था। मेरा जो इससे पहले स्टार्टअप का एक्सपीरियंस था वो बड़ा इनफॉर्मल किस्म का था, बड़ा कैजुअल किस्म का था। मेरे पास कोई भी आइडिया आता था, मेरे पास कुछ भी आता था, मैं फौरन मुंह उठा के अपने जो मैनेजर था या जो सीईओ थे उनके पास चला गया, मैं कहा ये देखे मैंने ये काम किया, बताएं कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा, कैसे वो जस्ट कैसे, टू लाइक बड़ी। जस्ट टू कट यू ऑफ ओवर हियर, सादा पे यू वर ऑन साइट और रिमोट? सादा पे सादा पे इज एंड वाज अ रिमोट कंपनी, लेकिन मैं कभी कभी लाहौर ऑफिस जाता था, बट मेजरली मेरी टीम वहां पे नहीं थी, तो इट वाज And अगेन काइंड ऑफ। I think this is the first job that you were doing remotely. या इससे पहले भी हाँ, you? दिस वाज सादा पे वाज माय फर्स्ट रिमोट जॉब। तो ऑफिस अगर मैं जाता भी था तो मेरी जितनी भी टीम थी वो सारी लाहौर में नहीं थी। इवन जो स्पेशली जो इंजीनियरिंग टीम थी सादा पे की, इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप से काफी लोग थे, मिडिल ईस्ट से काफी लोग थे। तो ऑफिस जाके भी रिमोट ही होता था, आपने ऑनलाइन ही सारी मीटिंग्स हम्म। करनी है, टीम मेंबर के साथ आप मिलते नहीं है। तो ऑफिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑफिस तो मैं चला जाता था, बट या इट वाज अ रिमोट फर्स्ट कंपनी। ठीक है, so you तो you move to Saada, you were saying? अब उसमें सबसे पहले तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा लर्न करनी पड़ी कि अब मैं मुंह उठा के किसी को भी जाके कोई बात नहीं कर सकता। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल हम्म। कि मैंने क्या चीज कहाँ पे कहनी है, कहाँ पे नहीं कहनी। हेड ऑफ इंजीनियरिंग के साथ में जाके लेट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जिस बंदे के साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहा हूँ या पूरी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवा रहा हूँ, उस हम्म। बंदे का 25 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। मैं भी दूसरे साल में बैठा हुआ, तो मैं लाइक आप क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या आइडिया आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके उसके बारे में यू हैव टू थिंक 100 टाइम्स इस तरह के किसी भी इन्वायरमेंट में, हम्म। कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि अगर मैं एक आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ तो मैंने उसके जितनी भी चीजें थी वो सीखी हैं, वो नहीं सीखी, उस सॉरी उसके प्रोज एंड कॉन्स को कंसीडर किया है नहीं किया, और उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इनिशियली काफी मैंने मिस्टेक्स की स्टार्ट में, बट लकीली सादा पे में भी जो मेरी डिजाइन टीम थी और इवन जो पूरी प्रोडक्ट टीम भी थी, इट वाज रियली गुड। तो वहां से उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की मिस्टेक्स में सीखने से कि ये चीज इस तरह से नहीं, इस तरह से करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा काम किया। और उसके अलावा ब्रेंडन जो हुआ सीईओ ऑफ सादा पे की जो उसको भी मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी थी, जो कि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो बाकी कंपनीज उस टाइम पे इस तरह से कर रही थी, जो कि इंटरनेशनली आपको हर बड़ी कंपनी में मिलेगी। सीईओ इज ऑलवेज वेरी हैंड्स ऑन इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्ट। हम्म। सादा पे में हमारी हर फ्राइडे को, आई स्टिल रिमेम्बर, फ्राइडे को शाम को 4 बजे हमारी ब्रेंडन के साथ एक मीटिंग होती थी पूरी डिजाइन टीम की। हम 6 या 7 हम्म। डिजाइनर्स थे। हर फ्राइडे 4 बजे डिसाइडेड है कि ब्रेंडन के साथ हमने बैठना है, और उसमें हम बैठ के अपने जितने भी पूरे वीक के हमने डिजाइन एक्सप्लोर किए होते थे, फीचर्स एक्सप्लोर किए होते थे, फ्लोज एक्सप्लोर किए होते थे, वो हम उसको प्रेजेंट करते थे, वो भी हमें फीडबैक देता था। समटाइम्स इवन वो खुद फिग्मा में आके मेरे साथ बैठ के डिजाइन करता था कि अच्छा ठीक है ये फ्लो मुझे मजे का नहीं लग रहा, मेरे पास ये आइडिया, और इकट्ठे बैठ के बनाती हैं। तो हम सीईओ के साथ इकट्ठे बैठ के फिग्मा के अंदर डिजाइन कर रही हैं चीजें, सारा कुछ करें। तो वो एक बहुत अच्छा और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, जिसने मुझे स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा लर्निंग दी कि एक अच्छी प्रोडक्ट को, एक जैसे सीईओ ब्रांडन है, जब वो एक डिसीजन लेता था कि ये फीचर इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो हम उससे फिर पूछते थे कि क्यों इस तरह से होना चाहिए। ही वुड एक्सप्लेन हिज लाइक रैशनल कि इस वजह से इस तरह से होना चाहिए। तो वहां से काफी ज्यादा लर्निंग हुई। इस सब में अगर मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की बात करूं तो आई थिंक इट वाज कम्युनिकेशन, जिसने मुझे एक तो हेल्प भी बहुत ज्यादा की, और जिसको मैंने वहां पे लर्न भी बहुत ज्यादा किया, जिसने मुझे इस पूरे टाइम फ्रेम में सर्वाइव करने की जो हेल्प की, पूरे टाइम में सर्वाइव करने की में हेल्प की। परफेक्ट। अच्छा, एक एक चीज मुझे और बताइएगा कि एज यू मेंशन इन द अर्ली कि सादा पे वाज द रिमोट जॉब, ठीक है, और जब आप इवेंचुअली बहुत टाइम तक ऑन साइट काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंडसेट अलग तरीके से होता है। A lot of time people usually don't understand how this remote work usually work, क्योंकि बहुत मर्तबा आपको अपने आप को भी खुद सिखाना पड़ता है कि नहीं यार, दिस इज द वे दैट आई एम फॉलोइंग, इस तरीके से मैं काम करूंगा, क्योंकि रिमोट के अंदर ना फिर आपकी एक बहुत थिन लाइन हो जाती है कि योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ इज समवॉट मर्जिंग इनटू। एनी टिप्स ऑन दैट? उसमें हाँ बिल्कुल, ये मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा इनिशियल चैलेंज हुआ था। उसमें एक चीज जो जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी वो थी सेटिंग क्लियर बाउंड्री बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ।
रिमोट में लोग अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि रिमोट में लेट्स से दिन के टाइम हमने बैठ के कोई पार्टी कर ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, चलो रात को काम कर लेंगे, रात को फिर 9 बजे डिनर के बाद लैपटॉप लेके बैठ गए और फिर काम कर रहे हैं। वो चीज हमेशा आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अगर आप रिमोटली काम करें तो यू नीड टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन और क्लियर टाइम के अच्छा ठीक है मैं सुबह 9 बजे उठ के काम स्टार्ट करूंगा, शाम को लेट से 5 या 6 बजे मैंने काम खत्म करना है एंड दैट्स इट। वंस आई क्लोज दिस लैपटॉप इज क्लोज्ड, इसके बाद मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। एक चीज ये कि आपने क्लियर टाइम सेट कर लिया कि अब 6 बजे के बाद मैंने कभी भी घर से काम नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरा सीईओ मुझे मैसेज करे, मैंने स्लैक की नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देने, मैंने नहीं देखने। सेकेंडली, आप उसका एक सेपरेट इन्वायरमेंट जो आपका ऑफिस का सेटअप है उसको आप एक सेपरेट रखो। अगर आपके पास स्पेस है आप एक सेपरेट रूम में उसको कर सकते हो, या एक सेपरेट उसका सेटअप किसी भी तरह से कर सकते हो, आप उसको लाजमी करो। आप बेड पे बैठ के काम ना करो, सोफा पे बैठ के काम ना करो, जहां जगह मिल गई वहां बैठ के काम ना करो, क्योंकि फिर वो आपकी एसोसिएशन उस चीज के साथ खराब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेड के साथ हमेशा हमारी स्लीप एसोसिएटेड होती है, लेकिन अगर आप बेड पे बैठ के लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, बेड पे बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब आपकी बेड के साथ सिर्फ स्लीप एसोसिएटेड नहीं है। अब जब बेड पे जाके लेटेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता कि बेड का मतलब है सोना। तो अगर आप क्लियर बाउंड्री रखेंगे ना कि बेड पे मैंने बैठ के कभी कभी काम नहीं करना, इवन अब पिछले 3-4 सालों से मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि इन एनी केस बेड के ऊपर बैठ के काम नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं चेयर पे नीचे जाके बैठ जाऊंगा, फर्श पे बैठ जाऊंगा, बेड पे बैठ के काम नहीं करना। बेड इज ओनली फॉर स्लीपिंग, बेड इज ओनली फॉर रेस्टिंग। अब जब मैं बेड पे जाके लेटू तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग उस मोड में चला जाता है कि ये सोने की जगह है, सोने के मोड में चले जाओ। तो उस चीज को क्लियरली वो करना बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। सेकेंडली, अपने काम से पर्सनल लाइफ में ट्रांजिशन करने के लिए आपको बीच में कोई एक बफर रखना चाहिए। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम ऑफिस होते हैं और ऑफिस से जब हम काम खत्म करते हैं और हम घर जाते हैं, अब आप ड्राइव करके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, वो जो एक टाइम पीरियड होता है वो एज अ बफर एक्ट करता है कि आप ऑफिस की सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। उस टाइम में आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप काम के बारे में सोच रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, बट जैसे आप घर पहुंचते हैं तो आपको होता है कि अब ठीक है वो एक्टिविटी ओवर हो गई है, अब एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो कि मेरी पर्सनल उस डोमेन में जा रही है। तो मुझे जब मैं घर से भी रिमोटली काम करता था तो आई यूज टू कीप जिम एज अ बफर, कि मैं जब काम खत्म किया ना उसके फौरन बाद मैंने अब जिम जाना है। और जिम का मतलब ये है कि मेरा ऑफिस का सारा कुछ काम खत्म होगा, दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड, ये जो 1 घंटे 1.5 घंटे का जिम है। अब जब जिम से मैं वापस आऊंगा तो मेरे माइंड में काम की कोई भी चीज नहीं होती। आई एम कम्प्लीटली रिलैक्स, क्योंकि मैंने इस टाइम पीरियड को वो गुजार के वो एक एक्टिविटी करके काम की सारी चीजें दिमाग से निकाल दी। अब मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस्ड हूँ। तो क्लियर बाउंड्रीज, प्रॉपर वर्क प्लेस का आपका सेटअप, और बीच में कोई आप अगर एक बफर टाइम रखते हैं तो आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट विद रिमोट वर्क। आई थिंक ये बफर पीरियड इज लाइक आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो उसको मैच कर देते हैं। जैसे आपने पहले बोला ना कि यार हम सुबह रात वाला काम कर लेते हैं, रात में सुबह वाला काम करते हैं। आई थिंक वो शायद कभी कभार के लिए डज मेक सेंस, बट इफ योर माइंड नोज कि ठीक है आप जहाँ बैठे हुए हैं वो काम करने की जगह है, बेशक वो आपके घर में, जैसे आपने बताया, एक तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा आई थिंक दिस इज वन थिंग जो कि मुझे खुद भी करनी चाहिए, कि जो ये बफर पीरियड होता है वो लॉट ऑफ टाइम हम्म। पीपल डोंट अंडरस्टैंड क्या वो बफर पीरियड क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप रिकॉल कर रहे होते हैं अगले दिन के लिए कि ठीक है यार मैं इसको इस तरीके से मैनेज कर लूंगा, दीज आर द मीटिंग्स, एंड देन यू आर रिक्वायरिंग टू गेट ठीक है मैं यहाँ पे घर जाके खाना खाना है, मुझे घर वालों को टाइम देना है, वाइस वर्सा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, आफ्टर सादा पे बिगेस्ट change in your life, very few people got that chance, ठीक है। एंड आई थिंक अब शायद आप 1 साल से हो रेवोल्यूट में, तो यू विल गेट टू दैट पॉइंट। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यार what it takes to a person to move from Pakistan to a UK based company, ठीक है, and company is willing enough कि नहीं यार ठीक है you are the one that we will be focusing on you, और हम आपके लिए सारी चीजें करेंगे। हम्म। ठीक है, बिकॉज हुआ ये कि जब से when I moved from for to UAE for couple of years, people reach out to me and they don't change their mindset कि मूविंग कंट्रीज इज नॉट जस्ट कि आप जो काम कर रहे थे और आप वहां का काम और यहाँ का काम सेम तरीके से करेंगे, बिकॉज आपको अपने काम की रूटीन, आपको अपने वर्क एथिक्स, आपको बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर एनी कंपनी। ठीक है, हम्म। फ्रॉम सादा पे मूविंग टू रेवोल्यूट, बिगेस्ट चेंज क्या देखे? ठीक है, वर्किंग फॉर पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी, अपने अंदर आपको क्या लगता है कि आपने वो चेंजेस लाए जिसकी वजह से यू वर बिकम वन ऑफ दैट के रेवोल्यूट या रेवोल्यूट की हायरिंग टीम ने आपको कहा कि नहीं है दिस इज द ही इज द पर्सन दैट वी विल बी पिकिंग।
थर्ड, क्या रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स होते हैं जो कि लोग ध्यान नहीं देते? बिकॉज व्हाट आई सी इज कि पीपल यूजली थिंक यार द सेम पोर्टफोलियो, द सेम मेंटालिटी, अगर हम उसी अप्रोच से जाएंगे तो शायद विल गेट द जॉब। ठीक है। हम्म। What was your experience moving from Pakistan to a UK market and how was it? ठीक है, इसमें ये काफी ज्यादा आपने एक साथ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। आई ट्राई टू डाइसेक्ट देम वन बाय वन। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रेवोलूट में आई नेवर अप्लाइड। जिस टाइम पे रेवोलूट ने मुझे हायर किया, आई वाजंट इवन एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। मुझे एक दिन लिंक्डइन पे मैसेज आता है, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा है, इफ यू लास्ट आई विल सेंड यू दैट स्क्रीनशॉट। मुझे एक रेवोलूट के रिक्रूटर ने मैसेज किया कि यही अपॉर्चुनिटी है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इट। और मैं रेवोलूट को ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, ऑब्वियसली सादा पे में रहते हुए, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ फिनटेक, तो हमारे लिए हमेशा से रेवोलूट एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी सादा पे में भी, कि रेवोलूट ये चीज इस तरह से कर रहा है, रेवोलूट Mm, कौन सी चीज किस तरह से कर रहा है। हमेशा कंपेटिटिव रिसर्च में रेवोलूट, वाइज, मोन्जो, इन सबको बहुत फॉलो करते थे। तो ऑब्वियसली जब मुझे उसका मैसेज आया तो मेरी तो लाइक खुशी की वो फीलिंग में, रेवोलूट ने मुझे खुद अप्रोच कर लिया कि ये कैसे हो गया। तो मैंने उनको उस टाइम पे मैसेज किया, रिप्लाई किया कि मैं अभी एक्टिवली जॉब नहीं ढूंढ रहा, तो मेरे पास रेज्यूमे या पोर्टफोलियो अपडेटेड नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स रेवोलूट, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड। आप मेरा अगर प्रोसेस कर सकते हैं, स्टार्ट एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू रख लें, एक इंट्रो कॉल रख लें, एंड देन विल सी। उसमें अगर आपको सेंस बनती है तो आप आगे प्रोसेस कर लें, अगर नहीं सेंस बनती तो अपना प्रोसेस करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू रख लेते हैं 30 मिनट्स का रिक्रूटर के साथ ही, तो उसमें हम देख लेंगे। तो उसमें जब 30 मिनट्स का वो इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने, अब अगेन मेरे पास फॉर्मल पोर्टफोलियो नहीं था उस टाइम पे, mm, मेरे पास फॉर्मल रेज्यूमे भी नहीं था। रेवोलूट में मैंने पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी रेज्यूमे शेयर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ mm, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो अब उस कॉल के अंदर मैंने उनको अपने एक्चुअल काम जाके दिखाया फिग्मा के अंदर, जो मैं सादा पे का उस टाइम पे काम कर रहा था, कि इस फीचर के ऊपर मैंने काम किया, ये मेरे इसके पीछे थिंकिंग है, ये मैंने इस तरह से चीज सारी की सारी की। और वो रिक्रूटर को काफी पसंद आ गया। उसने कहा ये तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम ढूंढ रहे हैं, उसी तरह का एक्सपीरियंस है, फिनटेक का बैकग्राउंड भी है, तो श्योर मैं तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब मुझ में कोई इस तरह की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्पेशल चीज नहीं थी कि रेवोलूट ने मुझे, लाइक मैं कोई बहुत वो हूँ, mm, मेरी एबिलिटीज है कि रेवोलूट मुझे हायर कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिक्रूटर लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करते रहते हैं, वो सबको रीच आउट करते हैं। उसमें जो कुछ चीजें आपको हेल्प करती हैं वही कि अगर आपकी एक पर्सनल ब्रांड अच्छी बनी हुई है, आपकी वहाँ पे काम आपने डाला हुआ है, आपने कुछ एविडेंस, अगर मेरी अभी भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपने देखी होगी, वहाँ पे काफी mm, पिक्चर्स है मेरे इवेंट्स पे, बोलने की पिक्चर्स हैं मेरी, और वेबिनार्स की पिक्चर्स हैं मेरी, और काफी मैं पोस्ट करता रहता हूँ उसकी, वहाँ पे पोस्ट सारी पड़ी हुई हैं। तो वो आपको एक बंदे का आइडिया दे देता है कि बंदा ऐसा है जिसको वाकई कुछ ना कुछ पता है, कुछ ना कुछ चीज आती है। तो मेरी उस पर्सनल ब्रांडिंग ने हेल्प की उस मैसेज में, कि रिक्रूटर ने जब मेरी प्रोफाइल देखी तो उन्हें लगा कि वाकई कोई काम की प्रोफाइल है, अच्छा बंदा है, तो हम इसे मैसेज करते हैं। अब मैसेज करने के बाद फिर आगे जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, वो पूरा इंटरव्यू मेरा सेम वैसे ही प्रोसेस हुआ। तो उसमें मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट वॉज स्क्रीनिंग कॉल, वही mm, 30 मिनट्स की। मैंने उनको अपना काम दिखाया, पूरे बैकग्राउंड विदाउट फॉर्मल पोर्टफोलियो, मैंने डायरेक्ट फिग्मा में जाके दिखाया, उनको वो पसंद आ गया। उसके बाद उन्होंने मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल किया, विच वाज टेक्निकल इंटरव्यू। वो 1 घंटे का इंटरव्यू था, अब जिसमें एक डिजाइनर ने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसमें मैंने उनको अगेन फिग्मा में अपना पूरा डिटेल से मैंने क्या चीज की, क्यों की, कैसे की, हर चीज इन्स एंड आउट्स पूरी उनको वॉक थ्रू दिया। एंड दे वर लाइक ओके ठीक है, काम अच्छा है, हम नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड वाज डिजाइन असाइनमेंट। वो 1 हफ्ते की असाइनमेंट थी, उसमें उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आपने ये काम करना है, और उसके बाद आपने सबमिट करना है करके, पूरा एक लाइक पूरी एक प्रोडक्ट बनानी थी, डिजाइन उसका। उसके ऊपर काम किया, उसकी पूरी रिसर्च, उसकी पूरी प्रोडक्ट हर चीज बना के वो सबमिट की, वो असाइनमेंट भी क्लियर हो गई। उसके बाद आता है रेवोलूट का सबसे मुश्किल पार्ट। आज तक मैंने भी जितने भी लोगों को रेफर किया है, और जितने भी लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं रेवोलूट में, आप कह लें कि 70-80% लोग यहाँ आके रिजेक्ट होते हैं। वो है लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू, या जिसको डिजाइन में डिजाइनर्स आमतौर पे व्हाइट बोर्डिंग चैलेंज भी कहते हैं। mm, उसमें क्या होता है कि आपको रिक्रूटर आपके साथ आता है, 1.5 या 2 घंटे का इंटरव्यू होता है। आपको एक लाइव प्रॉब्लम देते हैं, बिजनेस केस कोई भी आपको दे देंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी प्रोडक्ट में, लेट्स से इस फ्लो के अंदर रिटेंशन बहुत खराब है, इस रिटेंशन को इंप्रूव करो, या हमारी कन्वर्जन यहाँ पे ठीक नहीं आ रही, इस कन्वर्जन को आपने ठीक करना है, कुछ भी कोई भी केस आपका हो सकता है बिजनेस का। अब आपने उस 1.5 या 2 घंटे में आपने अपनी लाइव स्क्रीन शेयर करनी है, mm, आपने उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बाय द एंड ऑफ दैट होल सेशन आपने एक उनको सोल्यूशन देना है कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकती है, और वो सोल्यूशन एक्चुअल में काम करना चाहिए, कि ये वाकई इस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन होना चाहिए। mm, अब होता क्या है कि आप जितना मर्जी चैट जीपीटी कर लें, आप जितनी मर्जी गूगल कर लें, सारा कुछ कर लें, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी स्क्रीन भी शेयर की हुई है, और लाइव आपने अपना थॉट प्रोसेस उस चीज का पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप हर स्टेप पे क्या सोच रहे हैं। तो मेरा वो आई थिंक 1.5 घंटे का इंटरव्यू था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। तो उस पूरे 1.5 घंटे में मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था, अच्छा हम यहाँ पे ये चीज करेंगे, यूजर हमारे ये हो सकते हैं, कंपेटिटिव में हम इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, बिजनेस प्लान ये हो सकता है, मैट्रिक्स ये हो सकते हैं, पॉसिबल आइडियाज ये हैं, हर आइडिया के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मैं किस आइडिया को कंसीडर कर रहा हूँ, किस आइडिया को क्यों नहीं कंसीडर कर रहा, किसके साथ मैं आगे जाऊंगा, किसके साथ नहीं जाऊंगा।
तो उस पूरे 1.5 घंटे के अंदर पूरा मैंने वो बिजनेस केस जो उन्होंने मुझे दिया था, एक पूरी प्रोडक्ट बनाने का बेसिकली एक चैलेंज था, वो मैंने पूरा सॉल्व किया। बाय द एंड ऑफ इट, ऑल्दो उसमें मेरे से एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी कि मैंने वाइट फ्रेम्स बनाने हैं। ऑल्दो मैं डायरेक्टली वाइट फ्रेम्स नहीं बना सका, मेरे पास टाइम खत्म हो गया था, बट जो मेरा पूरे का पूरा प्रोसेस था, जिसमें एंड में इंटरव्यू ने भी मुझे काफी अप्रिशिएट किया कि आई रियली लाइक योर थिंकिंग प्रोसेस। तो मैं जिस तरह से चीजों को वो किया था ना, प्रोज एंड कॉन्स कंसीडर किए कि किसके क्या प्रोज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं, और जो आइडिएशन की और जो पूरी पीछे रिसर्च की। अब पूरी की पूरी रिसर्च भी सारी अपने दिमाग से एजम्पशन बेस्ड है अगेन, क्योंकि उसमें मैं जाके गूगल पे तो कुछ नहीं कर रहा ना, 1.5 घंटे के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी अगर ये प्रोडक्ट है तो इसके आइडियल यूजर्स ये हो सकते हैं, इसके कंपेटिटर्स ये हो सकते हैं, इसके आई डोंट नो बिजनेस प्लान ये हो सकता है, इसके बिजनेस मैट्रिक्स ये हो सकते हैं, एजम्पशन बेस्ड वो पूरा केस चल रहा होता है। तो उसने इसी चीज को अप्रिशिएट किया कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर था ना, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो इवन दो आपका पूरा एंड में टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने वो चीज पूरी कंप्लीट नहीं की, बट स्टिल आई क्लियर यू बिकॉज आपका थिंकिंग प्रोसेस ठीक था। वो जब क्लियर हुआ है, उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू था ग्लोबल हेड ऑफ डिजाइन के साथ। तो रेवोल्यूट में देर आर लाइक आई थिंक 100+ डिजाइनर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स, और देन वी हैव अ ग्लोबल हेड ऑफ डिजाइन जो उन सारे डिजाइनर्स को ओवरसी करती है। मारिया उनका नाम है, शी इज फ्रॉम मैक्सिको। तो उन्होंने फिर मेरा वो इट वाज काइंड ऑफ अ बार रेजर इंटरव्यू, जिसमें वही थोड़ा कल्चरल फिट होता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं, आपका रेवोलूट की वैल्यूज से आप कितना अलाइन है, कितना अलाइन नहीं है। जब वो क्लियर हुआ, उसके बाद अब रेवोलूट में ये होता है कि हमारी सारी हायरिंग है सेंट्रलाइज। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, स्क्रीनिंग, टेक्निकल असाइनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बार रेजर, ये 5 आपके होते हैं एक साथ बगैर किसी टीम के। लाइक आप जेनेरिकली जिस भी टीम में आपने जाना है, आप ये 5 इंटरव्यूज दोगे ही दोगे। फिर उसके बाद बारी आती है टीम फिट इंटरव्यूज की। अब जितनी भी टीम्स हायर कर रही हैं, वो बारी बारी सारी आपका टीम फिट इंटरव्यू करेंगे, एंड देन दे डिसाइड कि क्या ये कैंडिडेट हमारे लिए फिट है या नहीं है। एंड यू विल ऑल्सो डिसाइड कि ये टीम मेरे लिए फिट है या नहीं है। तो इट वर्क बोथ वेज, कि आप टीम देख सकते हो, टीम कैंडिडेट देख सकती है। तो आई थिंक स्टार्ट मैंने किससे किया था, मैंने पीपल टीम से किया था। आई थिंक रेवोलूट की एक पीपल प्रोडक्ट है, एचआर की प्रोडक्ट है, उनकी टीम से मैंने स्टार्ट किया था। बट उनकी टीम को मैं नहीं पसंद आया, क्योंकि मेरा रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा एचआर का एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा, मेरा फिनटेक का ज्यादा एक्सपीरियंस था। सेकंड आई थिंक मैंने फिनक्राइम का दिया था टीम फिट इंटरव्यू, उसमें भी मेरा फिनक्राइम का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो और मुझे भी वो टीम कोई बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी उस टाइम पे। फिर थर्ड मेरा टेक्नोलॉजी में हुआ। टेक्नोलॉजी में उसका जिस एक्सपीरियंस का वो बंदा ढूंढ रहे थे और जिस चीजों पे वो काम कर रहे थे, मुझे भी वो इंटरेस्टिंग लगी, उनको भी मैं पसंद आया। तो वहां पे उस टेक्नोलॉजी की टीम में मेरा टीम फिट क्लियर हुआ और मैंने वो टीम अब ज्वाइन की। फेयर इनफ। तो तब इस हम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हमने इन सारी चीजों से, जो मेरा मेन वजह थी पूछने की, वो ये थी कि यार द मेन रीजन व्हेन आई रीच आउट टू यू फर्स्टली फॉर द सेशन इज अ लॉट ऑफ टाइम पाकिस्तान में ना ये मेंटालिटी होती है कि यार लक थी और जॉब हो गई। ठीक है, so thank you so much for clearing this, and for all the audiences to understand here, getting getting an HR reach out to you or you reach out to an HR, it's basically not something कि आपने एक दिन पहले कोई चीज करी और अगले दिन वो चीज काम कर जाती है। इट्स लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आप बहुत सालों से कर रहे होते हैं, एंड इट वर्क्स। ठीक है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि आपके केस में सोएब लिंक्डइन बहुत अच्छी थी, तो आपको अगर लिंक्डइन अच्छी थी तो शायद स्क्रीनिंग तक ही जाते, उसके बाद नहीं जाते। उसके बाद नहीं जाते हैं, हाँ, हाँ। अगर रिसर्च अच्छी थी तो आपने उन चीजों को क्रैक करा। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी बट अंडरस्टैंडिंग कि उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं वही कहता हूँ हमेशा, वेन एवर आई रीच आउट टू एनी वन या एनी वन रीच आउट टू, एंड आई वॉज लाइक गेटिंग अ जॉब इज मे बी easiest step, retaining that job is one of the very difficult, क्योंकि इंटरव्यू में चांसेस हैं कि आप एक या दो लोगों से ज्यादा बात कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर हम्म। वर्किंग एज अ टीम तो आपको पता चलता है कि यार उसमें काम किस तरीके से हो रहा है। और ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, आपने इनिशियल स्टार्ट करा 15-20 लोगों से, फिर आप गए 200 100 200 के लोगों की टीम में, एंड नाउ यू आर इन अ कंपनी जहाँ पे 100 200 सिर्फ डिजाइनर्स ही हैं। ठीक है, एंड द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी वेल, और उस तरीके से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज you being as a product designer for almost like 4.5 years now, yeah, more than that. फॉर्मली ऑलमोस्ट 5 years, बट इनफॉर्मली आई बीन वर्किंग सिंस लाइक 2017। तो So वो let's come 7। let's combine it for 6.5 years. ठीक है, ओके, ओके। अब उसमें ना मुझे ये बताओ कि यार what sort of learning and development that you always focus on, because होता ही ये है कि बहुत मर्तबा आपको ऐसा लगता है, मैंने ये चीज देखी है कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि यार हमें जो चीज आती है वो चीज सही है। दे आर नॉट इन टू द एवोल्यूशन के, नहीं यार हमें आगे
बेहतर होने के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करते। हम्म। चांसेस हैं कि जो आपने अपनी डिग्री में पढ़ा हो शायद उसका 1 या 2% ही आप अभी यूज करते हो, क्योंकि जिस तरीके से और जिस स्पीड में काम हो रहा होता है, देन आफ्टर 2020 वी हैव सीन एआई एंड एवरीथिंग इज नाउ बिकमिंग एआई। आप एक दिन सोते हो, दूसरे दिन उठते हो, आपको पता चलता है अच्छा एक नया नया प्रोडक्ट टूल आ आ गया गया है, है। एक नया टूल आ गया, अब इसको भी सीखना है। ठीक है। एंड डिजाइन के अंदर मसला ये है कि हम वो लोग थे जिनका सबसे पहले ये होता था कि यार कोई भी टूल आता था कि यार डिजाइन की जॉब तो गई, ये चीज या ये टूल ये कर हम्म। लेगा। प्रोडक्ट डिजाइनर को अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे कितना फोकस करना चाहिए? क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप खुद यूज करते हो या आपको लगता है कि यार लोगों को यूज करनी चाहिए? एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस दैट यू हैव सीन इन योरसेल्फ evolving from working for a Pakistani company to an international company? हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने तो वैसे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिजाइन का पूछा, बट आई जनरली शेयर जो कि हर किसी भी फील्ड में अप्लाई हो जाएगा। लर्निंग का डेवलपमेंट सबसे पहले तो हर किसी को कंटिन्यूअसली करनी ही चाहिए। उस पे तो हम्म, उसकी इंपॉर्टेंस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, या क्योंकि एवरीवन नोज कि अगर आप लर्न एंड वो डेवलप अपने आप को नहीं कर रहे तो अगेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में हैं। अब आप किस तरह से लर्न करते हैं उसके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो एक्सेप्टेड डिस्कशन है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जिसने आज तक मुझे भी हेल्प की, और इवन कोई भी किसी भी आप फील्ड के अंदर है जो आपको हेल्प करेंगे, वो ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली कोई कौन सा स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हैं, या आप कौन सा स्पेसिफिक टूल सीख रहे हैं, या आप कौन सी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बट इट इज मोर कि आप सोचना कैसे सीख रहे हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, एक प्रॉब्लम को किसी को भी कैसे सॉल्व करना है। जब तक आप उन फंडामेंटल्स पे काम नहीं ना करेंगे, आप कभी भी किसी भी करियर में आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। उसमें आपको अब हम क्यों नहीं करते, सिंपल सी रीजन है, पाकिस्तान का जो एक एजुकेशन सिस्टम हमारा बचपन से बना हुआ है, रट्टा लगाने, सीखते जाने, पेपर देने, पास होने, बात खत्म, अगली क्लास पास हो, अगली क्लास अगली क्लास। इवन यूनिवर्सिटी में भी हम कहते हैं, ऑल्दो कॉलेज स्कूल में हम समझते थे कि यूनिवर्सिटी में जाके बड़ी हमारी अच्छी पढ़ाई होगी, बड़ी हम हम्म, चीजें सीखेंगे। यूनिवर्सिटी में तो पता चला यूनिवर्सिटी भी रट्टा ही है। इवन मैथमेटिक्स को हमने रट्टा बनाया है, क्या पेपर क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करते हो, और आप उनको याद कर लेते हो, पेपर में जाके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। अब उस बच्चे से जाके पूछे क्या उसे उस एक्चुअल कैलकुलस से उस चीज की समझ आ भी रही है जिसको वो सॉल्व करे, या नहीं कर रहा। आप उसको कोई भी आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन देंगे ना, वो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं सॉल्व कर सकेगा। हम्म, एक्सरसाइज उसने जिस कैलकुलस के क्वेश्चन की हुई है, वो उससे आप 10 बार सॉल्व करवा लें, वो कर देगा। नया क्वेश्चन आप उसे देंगे, वो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि उसने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, उसने उस हम्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड को नहीं समझा, उस रीजनिंग को नहीं समझा कि चीज कैसे हो रही है, उसे बस वो चीज करनी आती है। यही मसला। अब पाकिस्तान में जो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां, किसी भी कंपनी में चले जाएं तो ज्यादातर लोग यही चीज फॉलो कर रहे होते हैं कि मैंने टूल सीख लिया, फिग्मा सीख लिया, फिग्मा मुझे आ गया, हम्म, एआई टूल मैंने सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, सारा कुछ करना आ गया। बट उसके पीछे आप कोई चीज कर क्यों रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप किस तरह से उसको बनाते हैं, किस तरह से किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, लॉजिकली किसी चीज का डिसीजन किस तरह से लेते हैं, और जब आपने वो ले लिया तो आप उसको कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जी है। अगर मैं अपने रेवोलूट के इंटरव्यू में भी बात करूँ ना, तो अगेन मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, मेरे पास रेज्यूमे नहीं थी। हम्म, मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज ने की, मेरा वो थिंकिंग प्रोसेस था कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है, और किसी चीज को क्रिटिकली सोचना कैसे है। फिर चाहे टूल जो मर्जी आ जाए, क्योंकि टूल तो चेंज होते रहेंगे। आज से आप 10-15 साल पीछे जाए, फिग्मा नहीं था। इवन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम आज ज्यादातर यूज कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। हर कुछ साल बाद कोई नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई नई आपकी लाइब्रेरी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, वो चेंज होता रहेगा। हम्म, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है, अगर आप उसको देखें तो वो सदियों से वही चलती आ रही है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग की जो फाउंडेशन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बहुत देर से हमेशा से वही चलती आ रही है। अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, अगर आप उसको देखेंगे कि कोई चीज किस तरह से क्यों होती है, और किसी प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, फिर चाहे प्रॉब्लम जो मर्जी आ जाए, फिर चाहे टूल जो मर्जी नया आ जाए, फिर चाहे एआई का जो मर्जी नया मॉडल रिलीज हो जाए, अगर आपकी वो फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी चीज में कभी भी मसला होगा। और इसी ने मुझे रेवोलूट में भी अभी तक सबसे ज्यादा इसी ने हेल्प की है। I think it's a very, very good advice. Moving to the last two things that I'll be discussing in the session is in your case, ठीक है, again, small luck, a lot of dedication, but then you have a thought process. मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट डिजाइनर की स्पेसिफिकली, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनर का पोर्टफोलियो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दिखता कैसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें रिसर्च कितनी है आपकी, जो भी आपने बैकएंड पे रिसर्च करी है, जो भी आपने आपने किया हुआ है, जो आपने किया हुआ है, क्यों किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, तो वो क्यों किया हुआ है। बिकॉज a lot of time when I see product designers in Pakistan, वो शायद
किसी इंटरनेशनल कंपनी के किसी छोटे से छोटी सी चीज को कर रहे होते हैं, और वो शायद अगले आने वाले 6-8 महीने या साल 1.5 साल तक वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसी पे काम कर रहे होते हैं। और कभी कभार वो बैकहैंड का इतना इतना बैकहैंड पे जाके कोई वो सॉफ्टवेयर या कोई स्क्रीन होती है जो कि शायद कभी कोई नहीं देख रहा होता। ठीक है, या हम प्रोडक्ट डिजाइनर्स को देख रहे होते हैं तो कि वो एक इटरेशंस कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, ये एक पेज बन गया, इसकी इटरेशन करके आपने 10 पेजेस और बनाने। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, व्हाट आर द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स इन अ पोर्टफोलियो? ठीक है, आपको क्या लगता है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसा बनाना चाहिए, और दूसरा ये कि उसको मार्केट कैसे करना चाहिए? व्हाट आई थिंक इसके इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपको कितना अच्छा काम आता है, क्योंकि अनटिल अनलेस रिक्रूटर आपको रीच आउट नहीं करेगा, और अगर आपकी जैसी किस्मत नहीं है किसी की कि उसने रीच आउट करा और फिर आपने उसको बोला कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ अपना काम एंड वाइस वर्सा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जिस भी चीज पे काम करो उसको शोकेस जरूर करें। बहुत सारे लोग ये होते हैं, काम करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, बट उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कहीं नहीं होती। वो कहीं उनको नहीं देख सकते उनका पोर्टफोलियो, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी डिबेट ये होती है कि इधर हमारा पोर्टफोलियो बिहांस पे होना चाहिए, ड्रिबल पर होना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें पोर्टफोलियो बेहतर होना चाहिए। सो व्हाट्स योर से ऑन द पोर्टफोलियो, हाउ टू डील विद इट, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वांट टू शेयर? ठीक है, बिल्कुल। एक तो इस चीज में मैं एग्री करूंगा कि ऑल्दो प्लेटफॉर्म डजंट मैटर दैट मच, आपका एक्चुअल कंटेंट ज्यादा मैटर करता है। इसके इवन आप सिंपल एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, आपकी एक आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी की बिल्डिंग चाहे आपने बहुत आउटस्टैंडिंग कमाल बना दी है, बट उस बिल्डिंग के अंदर जो एक्चुअल आपने आर्ट लगाया हुआ है वो आर्ट ही बहुत फजूल है। कोई बंदा आके आपकी आर्ट गैलरी को ही देखेगा इसकी बिल्डिंग बहुत प्यारी है तो मैंने जाके ये आर्ट देखना है। जो एक्चुअली उसके अंदर कंटेंट है, जब तक वो अच्छा नहीं होगा तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करते रहेंगे। मैंने बड़ी एनिमेशन और बड़े शशकों वाली वेबसाइट बना ली है, देखो मेरी इंटरेक्शन कैसे चल रही है मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर, लेकिन जो आपकी एक्चुअल केस स्टडी है उसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उस तरह से, तो कोई भी रिक्रूटर कभी भी इसको कंसीडर नहीं करेगा। अब उसमें जो कुछ चीजें जो आपने मेंशन कर दी हैं, उसमें सबसे पहले तो ये चीज के टॉप फॉलोइंग अदर डिजाइनर्स। उसमें अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे ना, स्पेशली अगर आप किसी मे बी जूनियर या मिड लेवल के डिजाइनर के पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी डाली होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि हर बंदे ने डाली होती है तो मैं भी डालूंगा। मैं ओपन करता हूँ डिजाइन प्रोसेस, मुझे सबसे पहले नजर आता है डिस्कवर, डिफाइन, डिलीवर, डेवलप एंड डिलीवर, वो 4 स्टेप डिजाइन थिंकिंग के, वो हर बंदे ने सेम वैसे ही डाले होते हैं। कभी भी डिजाइन प्रोसेस किसी का भी सेम नहीं हो सकता। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, इट विल ऑलवेज डिफर। पर वो 4 स्टेप हर बंदे ने वही डाले थे, माई डिजाइन प्रोसेस, डिफाइन, डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप, डिलीवर, सब ने वही डाले होते हैं। फिर एक पर्सोना बड़ा बहुत बड़ा बड़ा करके सबने डाला होता है। कोई एक अंदर स्टॉक इमेज डाली होगी किसी एक बंदे की या लड़की की, नीचे 2-4 उसकी एज लिखी होगी, 2-4 उसकी, और ये बंदा इस फील्ड में काम करता है, बंदा उस फील्ड में काम करता है, ब्ला ब्ला लिखा होगा उस पर्सोना के बारे में, वो सबने डाला होगा। अब सादा पे के टाइम पे यूज टू डू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज विद प्रोडक्ट डिजाइनर्स। मैं हमेशा उनसे पूछता था जब वो अपनी प्रेजेंट कर रहे होते थे, पर्सोना पे जब आते थे ना, कि हमारी इस पर्सोना जो डेमोग्राफिक है इसकी एज जो है वो 25 से 30 साल है, इसका ऑक्यूपेशन लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ब्ला ब्ला ब्ला, और बेशक वो इवन उसके मेन आपका जो फीचर या प्रोडक्ट डेवलप करे उससे वो रिलेटेड भी नहीं है। तो मैं हमेशा उनसे एक सवाल पूछता था कि आपने इस पर्सोना के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, हाउ डज इट हेल्प यू इन मेकिंग योर डिजाइन डिसीजंस? इट डजंट। उस बंदे की एज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के केस में हो सकता है वो आपको बिल्कुल हेल्प करे, बट मेजोरिटी ऑफ डिजाइनर से जब हम ये क्वेश्चन पूछते थे तो दे यूज्ड टू बी ब्लैंक कि आई डोंट नो, बस हमें डेमोग्राफिक हमने रिसर्च करनी थी तो हमने वो चीज उसके अंदर डाल दी। आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपकी रिसर्च के अंदर हर चीज वो होनी चाहिए जिससे आप कुछ ना कुछ एक्शनेबल कर रहे हो, कि आप वो आपको कोई डिजाइन डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है, वो आपको अपनी कोई थिंकिंग क्लियर करने में हेल्प कर रही है, वो आपको किसी और चीज में हेल्प कर रही है। कोई भी चीज ऐसे यूजलेस नहीं होनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि हर किसी ने पर्सोना डाला हुआ था तो मैंने भी डाल दिया। बेशक आपकी उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर पर्सोना की जरूरत ही नहीं थी, आपने डाल दिया। थिंक सी फील डू मैट्रिक्स हर बंदे ने डाला था, कि आपको जरूरत थी उस आपके पोर्टफोलियो के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर करने की या नहीं थी, आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने उसको कर दिया। फिर उसके अलावा आपका जो पूरा रैशनल था कि आपने कोई चीज क्यों की, उसको एक्सप्लेन करना। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे पाकिस्तान में, और ये सादा के टाइम पे बहुत ज्यादा हमने ये चीज एक्सपीरियंस की थी, जितने भी डिजाइनर्स हैं मेजोरिटी पाकिस्तान में वो काम करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड या कंसल्टेंसीज में या एजेंसीज में। अब हम उनसे पूछते हैं कि ठीक है, आपने ये लेट से पूरा चैट का फीचर बना दिया यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या इस प्रोडक्ट के अंदर चैट के फीचर की जरूरत थी भी या नहीं थी, क्यों बनाया? डिजाइनर का आगे से जवाब ये होता है, हमने इसलिए बनाया क्योंकि क्लाइंट ने हमें कहा था बनाने के लिए। आपने ये बटन यहाँ पे, ये बटन इसकी ये कॉपी ही क्यों लिखी, आपने बटन यहाँ पे क्यों लगाया, आपने ये आइकन यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि क्लाइंट ने कहा था हमें यूज करने के लिए। जब तक आप इन चीजों को अपनी डिजाइन डिसीजन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं ना कर सकेंगे,
अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने कोई डिसीजन क्यों लिया, आपका प्रोसेस क्या था, इट शुड बी यूनिक टू योर प्रोजेक्ट। वो जब तक आप डिजाइन थिंकिंग के 4 स्टेप्स डालते रहेंगे ना, वो कभी भी नहीं चलेगा। सेकेंडली, आप किसी का भी पोर्टफोलियो केस स्टडी उठा के पढ़ें तो वो एक बहुत हैप्पी स्टोरी होती है कि डिजाइनर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के टाइम पे ही उन्हें पता होता है कि मैंने क्या सोल्यूशन बनाना है, और एंड में हैप्पीली वो सोल्यूशन डिलीवर करते हैं, उनका पूरी एक हैप्पीली एवर आफ्टर की उनकी एंडिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। वी ऑल नो कि रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, पहले शुरू में तो आधा टाइम तो आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी, इतना टाइम आपको उसके चैलेंजेस समझने में लग जाएंगे, एज केसेस निकालने में लग जाएंगे, फिर आपकी बैक एंड फोर्थ होगी, फिर आपको एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसको कोई और एक बंदा रिजेक्ट कर देगा, उसको कोई और रिजेक्ट कर देगा, कहीं से कोई मसला आ जाएगा, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ होगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर इन दी एंड जाके करते करते इटरेशन करते करते आपका शायद कोई एक सोल्यूशन फाइनलाइज हो जाके। अब लोग ये जो पूरा एक मैसी प्रोसेस है इसको बड़ा क्लीन एंड क्लियर करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर आप भी करके दिखा रहे हो तो एवरीवन नोस कि योर प्रोजेक्ट इज फेक, योर केस स्टडी इज फेक, उसके अंदर आपने जो डेटा डाला है वो सारा कुछ डाला है वो नहीं ठीक। तो शो दी मैसी पार्ट्स। अब मैंने ऑल्दो मेरा फॉर्मल पोर्टफोलियो नहीं है, बट जब मैंने इनको वॉक थ्रू भी दिया रेवोलूट में तो मैंने इनको पूरे मैसी पार्ट्स दिखाया कि भाई यहाँ पे आके हमारे ये ब्लॉकर आ गया था, प्रोजेक्ट हमारा आगे नहीं चल रहा था यहाँ से, फिर हमें यहाँ पे महीना वेट करना पड़ा, फिर ये चीज हुई, फिर हमने किसी और बंदे से बात की, फिर हमने ये पॉलिसी अप्रूव कराई, एटसेट्रा एटसेट्रा करते करते फिर हमारे प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ, फिर इसमें ये मसला आया, फिर वो मसला आया। तो मैंने वो सारे चैलेंजेस हाईलाइट किए जो एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर आए थे हमारे, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्चुअल एनवायरमेंट में जिस तरह से काम होता है आपने उसको हाईलाइट करना है। फिर आपके जो डिजाइन सोल्यूशन है वो अगेन वही बात है कि डिजाइनर जब वो सोल्यूशन के टाइम पे आते हैं कि एक तो प्रॉब्लम वाला तो ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह रिसर्च कर ली, सारा कुछ कर लिया, सोल्यूशन बनाते वक्त भी उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि मैंने क्या सोल्यूशन बनाना है, और उन्हें पता होता है कि ये सोल्यूशन चल भी जाएगा, और एंड में उसके बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट्स और मैट्रिक्स भी आ जाते हैं। अगेन इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। आपने जितने भी सोल्यूशंस एक्सप्लोर किए हैं आप उनको शो करो, हमेशा शो मल्टीपल सोल्यूशंस कि आपने इस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, और किसकी बेस पे फिर आपने क्यों डिसीजन लिया कि जो फाइनल मेरा एक सोल्यूशन था मैंने इसको आगे लेके चलना है। टेक इट लाइक ए प्रॉपर स्टोरी, कि प्रॉपर स्टोरी जब शुरू होती है तो उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कहीं पे आपका प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है, कहीं पे बुरा जा रहा है, कहीं पे कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, करते करते इन दी एंड जाके काफी चीजें ट्राई करते करते आपका एक स्पेसिफिक चीज फाइनल होगी। नेवर शो अ क्लियर हैप्पी एंडिंग कि मैंने यहाँ से शुरू किया, प्रॉब्लम के टाइम पे मुझे पता था, मैंने 4 स्टॉक इमेजेस डाल के पर्सोना बना दिया, डिजाइन थिंकिंग के वो 4 स्टेप्स डाल के मैंने बता दिया ये मेरा डिजाइन प्रोसेस है, आगे डायरेक्ट वो उस पर जंप कर देते हैं यूआई के एलिमेंट्स पे कि मैंने ये फॉन्ट लगाया, मैंने ये टाइपोग्राफी बनाई, मैंने ये कलर चूज किया, उसके बाद डायरेक्ट उनका वो सोल्यूशन आ जाता है। जब तक आपका प्रोसेस इस तरह से चल रहा है, एटलीस्ट जो बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज है वो उसको कभी भी इस तरह के पोर्टफोलियो को कंसीडर नहीं करेंगी। शो दी मैसी पार्ट, शो दी एक्चुअल रिसर्च, शो दी बिहाइंड दी सीन्स कि आपने किस पे डिसीजन क्यों लिया, किस तरह से लिया, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी, सारा कुछ क्या था, एंड देन इन द एंड एक्सप्लोर मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड शो दोस मल्टीपल सॉल्यूशंस। I think your suggestion is very good because I do have a session with Sharjeel. He is also a very good. Um, I think it's more than like 15 years of experience in design. और तब भी मैंने ये चीज देखी कि उन्होंने भी एक चीज बड़ी मेंशन करी कि कंपनीज, बिग ब्रांड्स, बिग क्लाइंट्स डोंट वांट योर ओनली विंस, क्योंकि पाकिस्तान में हम अपने पोर्टफोलियो में अपनी सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना विंस दिखाते हैं कि दिस इज आवर सक्सेस रेट। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, मेक इट लाइक अ स्टोरी कि दिस डे दिस ये मेरे पास टास्क था और मैंने इसके अंदर ये चीजें करी और इसका थ्रेशोल्ड रेट ये था कि मैं सक्सेस रेट पहुंचा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस कि अगर आप खुद चीजें खुद से कर रहे हैं तो उसमें कोई लॉस हो ही नहीं, हर चीज बिल्कुल पैरेलल नहीं चल सकती, इट शुड बी लाइक अप एंड डाउन एज यू सेड। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस सोहेब, एंड आई थिंक दिस इज लाइक वेरी टॉप ऑफ द पॉइंट, क्योंकि अगर मैं यूएई की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान में भी अब बहुत सारी चीजें इस तरीके से डेवलप हो रही हैं, बट एआई इज बिकमिंग लाइक द बिग टॉपिक ऑफ 2025 एंड 2026, ठीक है। 2025 में मैंने बहुत सारे सेशन में ये बात बोली है, इफ पीपल आर थिंकिंग एआई इज कमिंग, एआई इज नॉट कमिंग, एआई इज हेयर, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब जब आप ऐसी फिनटेक में काम कर रहे हैं जहां पे रोज आप, आई थिंक सो रोज 100 के तादाद में तो फिनटेक की एप्स आ रही हैं, वी आर सीइंग मल्टीपल एप्स डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। मोर और लेस वो सेम होता है, ठीक है। और कभी ना कभी आपको ये चीज जरूर देखनी होती है कि आपके वर्क फ्लो में जरूरी नहीं कि हर चीज को आप गधा मजदूरी वाला काम करें। सम टाइम यू नीड टू थिंक एडवांस कि ठीक है यार, मुझे एक ये चीज करवानी है और अगर इसके लिए कोई एआई टूल मौजूद है तो कोई बुरी बात नहीं है कि मैं उसकी हेल्प आउट ले सकूं।
अकॉर्डिंग टू यू, what do you think AI in the next 5 years? ठीक है, do you think making a part of your overall work life is important? ठीक है या नहीं, अभी भी इस फेज में रहना चाहिए कि नहीं, प्रोडक्ट डिजाइनर हूं मैं तो अपनी रिसर्च बेसिकली उसी तरीके से करूंगा, उसी ओल्ड वे में रखूंगा, कोई नई अडेप्टेशंस पे नहीं जाऊंगा? बिकॉज दिस इज व्हाट आई बिलीव इज कि नाउ कंपनीज आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर specific thing, they might looking for people who have the ability to share their mindset, जैसा आपने बताया कि भाई मुझे ये सही लग रहा है, मेरे हिसाब से ये चीज बेहतर है या ये चीज करनी चाहिए। सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन इट? एआई को बिल्कुल मैं उस पे अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एआई अगर आप अपने वर्क में जितनी भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा वो आपको प्रोडक्टिव कर सकती है, आप उसको बिल्कुल जरूर करें। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इफ यू आर अ न्यू पर्सन, अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, आप जूनियर पोजीशन पे हैं, 1-2 साल अभी आपको हुए हैं, देन आई वुड से कि आपको एआई बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है? अब लोग क्या करते हैं, जो स्पेशली अगर आप जूनियर अपना करियर न्यू न्यू स्टार्ट करते हैं, आप अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पूरे का पूरा ऑफलोड कर देते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर योर माइंड। वो आपके थिंकिंग प्रोसेस की रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी। वो उन मैनुअल टास्क या उन चीजों की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए कि जिसमें आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। थिंकिंग स्टिल आपके पास है, थिंकिंग वाला सारा काम आप कर रहे हो, बट किसी फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोस्ट लिखनी है। लोग क्या करते हैं, मैंने अगर एक पोस्ट लिख रही है तो डायरेक्टली जाके चैट जीपीटी को कहेंगे मुझे लिंक्डइन की एक वायरल पोस्ट लिख दो। अब चैट जीपीटी जो मर्जी लिख रहा है, जो मर्जी सोच रहा है, नहीं। अब मैं भी अगर पोस्ट लिखता हूँ, जरूर मैं एआई से हेल्प लेता हूँ, बिल्कुल, वाई नॉट। बट उसमें मेरा प्रोसेस क्या आता है कि पहले उसका एक इनिशियल ड्राफ्ट में पूरे का पूरा खुद लिखता हूँ कि पोस्ट मैंने किस टॉपिक पे लिखनी है, किस आइडिया पे बात होनी है, किन किन पॉइंट्स को मैंने उसके अंदर कंसीडर करा है, मैंने अपना आर्ग्यूमेंट किस तरह से बनाना है, मैंने रीजन क्या दे रही है, वो पूरे के पूरे लिख के जब मेरे पास एक पूरा एक इनिशियल ड्राफ्ट आ जाता है, एक लॉजिकली वो पूरी सेंस बना रही है बात कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, किस किस तरह से मैंने उस चीज के बारे में लोगों को कन्विंस करना है। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ राइटर, तो फिर मैं एआई से हेल्प लेता हूँ उसको थोड़ा सा रिफाइन करने में, वो उस चीज को रिफाइन कर देता है। अगर आप एक न्यू पर्सन है और आप डायरेक्ट जाके एआई से वो सारा कुछ काम करवा रहे हैं, तो आप जो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंडसेट है, आप उसको कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। अब चैट जीपीटी का मसला ये है, या सारे एलएलएम्स का मसला ये है कि इवन व्हेन दे आर बुलशीटिंग, दे विल डू इट सो कॉन्फिडेंटली कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये बुलशीट कर रही है एलएलएम मेरे साथ। लाइक वो चैट जीपीटी हमेशा आपको इतने कॉन्फिडेंटली वो हर चीज कहेगा कि यू नेवर बी एबल टू रियलाइज कि ये बात एक्चुअली में गलत कर रहे हैं। जो मुझे ये सोर्स दे रहा है वो सोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दिस हैपेंस अ लॉट कि वो आपको किसी रिसर्च पेपर का रेफरेंस देके कहेगा कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, बट जब आप उस लिंक पे क्लिक करके उस रिसर्च पेपर पे जाओगे तो इट डजंट एग्जिस्ट, राइट? अब जब तक आपके आपने अपना क्रिटिकल थिंकिंग का माइंडसेट या आप अपने अपना थिंकिंग प्रोसेस इवॉल्व नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, आप कभी भी इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। वो जो आपको एआई कह रहा होगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देंगे, आप उसको मैसेज को भेज देंगे, आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप उसको उस चीज के अंदर कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप अपना जो थिंकिंग माइंडसेट है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो सारा कुछ है, वो आप उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ बिल्कुल आप एआई से हेल्प जरूर लें। आप जो मैनुअल प्रोसेसिंग है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है या जो इस तरह के काम है, उसमें आप बिल्कुल उसको जरूर करें। या आई थिंक यू हैव शेयर्ड अ वेरी ग्रेट माइंडसेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली इन द इनिशियल फेज माइंडसेट माइंडसेट का मसला है। हम पाकिस्तानियों में मैंने ये चीज देखी, ठीक है, और मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ कि व्हेन वी सी एनी इजी स्टेप, तो हम उसमें रिसर्च की जो नॉलेज होती है अपनी, वो 0% पे रखते हैं, कि हम उसको बैक हैंड पे चेक भी नहीं करते। बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट माइंडसेट कि जहाँ पे हमारे पास अगर व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम रादर देन कंफर्मिंग दैट वी विल उसको सेंड फॉरवर्ड इट करें। टू एवरीवन कि भाई ठीक है, ये तो कंफर्म ही है क्योंकि ऐसा होगा। और आई थिंक प्रोडक्ट डिजाइन इज वन ऑफ द फील्ड, ठीक है, जिसमें शायद डिजाइन का पार्ट हटा दिया जाए तो इट्स प्रोडक्ट थिंकिंग पहले होती है, और फिर उसके बाद शायद डिजाइन एक छोटा सा एलिमेंट है उसका, ठीक है। क्योंकि मेरी जितने भी दोस्त हैं प्रोडक्ट डिजाइनर, मैं उनको कहता हूँ कि अगर रेक्टेंगल ना हो तो तुम लोग काम नहीं कर सकते, बिकॉज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इज ओनली डूइंग एवरीथिंग विद अ रेक्टेंगल, ही इज डूइंग एवरीथिंग विद रेक्टेंगल। बट उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्ट डिजाइनर 25 साल का हो, लेकिन वो जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है वो 50 साल का हो, ठीक है। हो सकता है कि प्रोडक्ट डिजाइनर 40 साल का हो, लेकिन उस वो जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है उसका यूज केस बहुत यंग जनरेशन का हो। तो रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स। थैंक यू सो मच सोहेब फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, शोकेसिंग एवरीथिंग, योर माइंडसेट कि आपने किस तरीके से देखा। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग कि जॉब कम विद अ लक, बट वो लक सिर्फ आपकी नहीं होती, उसमें आपकी मेहनत भी होती है। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि गेटिंग टू सर्टेन पॉइंट
वो इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज एवरी वन इज सीइंग द फाइनल पिक्चर। ठीक है, मुझे मैं यही चीज़ कहता हूँ कि वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग एनी थिंग, फिर एज अ मोशन डिज़ाइनर, एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, उसको स्ट्रक्चरल फेज में भी दिखाएं, लोगों को उसको देखना भी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो शायद हर किसी को अच्छा लगता है कि ठीक है यार बंदा ये कह रहा है या इस प्रोडक्ट पे आपने काम करा, जब तक उसके चैलेंजेस नहीं पता होते तो वो एक इमोशनल हिट मैच होता है कि ठीक है यार, नहीं यार यही सेम चीजें तो मेरे साथ भी आ रही थी, ओके फाइन, सोहेब इज डूइंग दैट और समवन एल्स इज डूइंग दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग उसमें आउट दिस टाइम, यू सेइंग समथिंग। हाँ, एंड पे एक छोटी सी एडवाइस आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे मिस हो गई है, वो ये है कि अगर एक कोई भी पर्सन किसी भी बिग टेक कंपनी में वो अप्लाई करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है या करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और ओवरऑल अपने करियर के अंदर वो क्या चीजें कर सकता है कि इन द एंड लाइक इन नेक्स्ट अगेन, आज फॉरन से आपको कोई किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, तो उसका वो नेक्स्ट 4 to 5 years का क्या आपका प्लान हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हुए वो चीजें अचीव कर सकते हैं। व्हाट्स तो दैट? आई थिंक आई शेयर दैट एंड उसके बाद फिर हम इसको एंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रॉम करियर ट्रेजेक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप स्पेशली पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि हमारे पास, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, ज्यादातर कंपनीज कंसल्टेंसीज हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी हैं। अगर आप किसी भी बिग टेक कंपनी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टे अवे फ्रॉम एनी कंसल्टेंसी, एनी एजेंसी। मेजोरिटी जितनी भी अब मैंने यहाँ पे काफी रिक्रूटर से भी बात की, काफी लोगों से नेटवर्किंग की भी की है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज they consider agency background या consultancy background as a red flag. They don't hire people, product companies, they don't hire people from consultancy background. उसकी रीजन क्या है कि कंसल्टेंसी में, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम तो कर रहे होते हो, बट यू नेवर गेट इनटू द मेसी पार्ट्स ऑफ एक्चुअली बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। आप दूर दूर से कर रहे हो, क्लाइंट के साथ सारा कुछ काम कर रहे हो, आपकी हर चीज चल रही है, बट आप एक्चुअली में कभी भी एक प्रोडक्ट को बनाना किस तरह से फील होता है, डिसीजन लेना किस तरह से फील होता है, फिर उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रहना किस तरह से होता है, यू नेवर एक्सपीरियंस दैट। प्रोजेक्ट आया, आप, मैं जितने भी डिजाइनर के भी अगर मैं एग्जांपल हूं, तो प्रोजेक्ट आया, आपने डिजाइन किया, सारा कुछ किया, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली परफेक्टली डिजाइन करके आपने क्लाइंट को दे दिया, हैंड ऑफ कर दिया, अब क्लाइंट जाके डेवलप कर रहा है या करवा रहा है, जो भी कर रहे हैं, आप वहां से खत्म हो गए हो, आप मूव कर गए हो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। अब आपने उस पिछले प्रोजेक्ट में जितने भी डिसीजन लिए थे, जितनी भी चॉइसेस ली थी, जो भी आपने प्रपोज की थी चीजें, क्या वो सक्सेसफुल हुई या क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुई, यू नेवर नो, बिकॉज यू मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हैंड ऑफ किया, क्लाइंट आपकी एजेंसी से चला गया वापस, उसने अपना जाके आप काम खुद कर लिया, आपको नहीं पता उस प्रोडक्ट का क्या बना या क्या नहीं बना। यू नेवर लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज डिसीजंस। और इसमें स्टीव जॉब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो भी कंसल्टेंसी बैकग्राउंड के काफी खिलाफ था। तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड बिल्ड, उसके अंदर वो एग्जांपल मेंशन करता है कंसल्टेंसी की, कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी बैकग्राउंड, यस यू हैव अ वेरी लाइक breadth of experience, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, बट दैट इज ऑलवेज वेरी थिन। और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि थिंक ऑफ इट लाइक कि आपके पास एक बनाना का पोस्टर है, पिक्चर है बनाना की, एक दीवार पे लगी, आपके पास वो पोस्टर है बनाना का, इट गिव्स यू एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के बनाना किस तरह से होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसकी शेप, यू गेट सम काइंड ऑफ आइडिया, बट वो 2D होता है। कभी भी आप एक्चुअल में 3 डायमेंशनल बनाना का आइडिया उससे नहीं ले सकते। What does it feel like to eat a banana, to taste a banana, उसका टेक्सचर क्या होता है, you never get the idea. Although आपके पास कमरे में आपने 10 पोस्टर्स लगाए हुए हैं, आपके पास एप्पल्स का भी पोस्टर लगा हुआ है, आपके पास ऑरेंजेस का भी पोस्टर लगा हुआ है, पीचेस का भी पोस्टर लगा हुआ है, आपके पास हर फ्रूट का पोस्टर लगा हुआ है, बट दे आर जस्ट पोस्टर। यू नेवर नो कि एक्चुअल में उस फ्रूट को टेस्ट करना किस तरह से है, उसका टेस्ट किस तरह से होता है, उसको एक्सपीरियंस करना क्या है, उसका टेक्सचर क्या होता है, उसको उसको फील करना क्या होता है, यू नेवर नो। तो कंसल्टेंसी की फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम बहुत किया है, बट यू आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू दी अदर, टू दी अदर, टू दी अदर, और एक्चुअल में डिसीजन आप कभी भी खुद नहीं ले रहे, यू आर क्लाइंट डिसीजन ले रहे और आप करके आप अगले प्रोजेक्ट पे मूव कर गए हो। तो अगर आप किसी भी बिग टेक कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, अपने करियर में जितनी भी जल्दी हो सकता है, अगर आप अभी भी अगर आप ऑल्दो जॉब कर रहे हैं किसी कंसल्टेंसी या एजेंसी बेस्ड कंपनी में, तो मूव अवे फ्रॉम देम, ज्वाइन अ प्रोडक्ट कंपनी, जहां पे एक्चुअल में उस पूरे मैसी पार्ट के ऊपर आप खुद इन्वॉल्व हो, उसके अंदर खुद काम करें, एंड देन यूज दैट एक्सपीरियंस टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, सारा कुछ, एंड देन अप्लाई टू बिग कंसल्टेंसी, बिग टेक कंपनीज। और फिर बिग टेक में अप्लाई करते हुए हमने पोर्टफोलियो की तो सारी बातें की, लेकिन आई थिंक इट विल आल्सो बी गुड टू शेयर सम जनरल टिप्स अबाउट रेज्यूमेज एज वेल, कि अगर आप किसी भी और फील्ड से हैं तो आप किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त। अब अगर आपको रिक्रूटर रीच आउट नहीं करा तो फिर ऑब्वियसली आप खुद जाके अप्लाई कर रहे होंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारे जितने भी मेरे पास लोग लिंक्डइन पे मुझे काफी शेयर करते हैं रेज्यूमेज रिव्यू करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनमें सेम मिस्टेक्स होती है सब रेज्यूमेज में। आपने लिखा होता है मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन XYZ प्रोडक्ट, आई एम बिल्डिंग XYZ फीचर, आई एम डेवलपिंग XYZ थिंग,
बट उसके कभी भी बिजनेस इंपैक्ट या उसके मेजरेबल रिजल्ट उसके नहीं लिखे होते उस चीज के। नो वन केयर्स आप कौन सी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नो वन केयर्स आप कौन सा फीचर डेवलप कर रहे हैं। एवरी बिजनेस केयर्स के आप उसको क्या रिजल्ट अचीव करके देंगे किसी भी कंपनी में। रेवोल्यूट का सीईओ दे डोंट केयर आपको कितनी आप 10 लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नो वन केयर्स। आपने कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई है, उन प्रोडक्ट्स का बिजनेस इंपैक्ट क्या था, ये रिजल्ट्स आपने क्या अचीव किए, दैट्स व्हाट मैटर्स किसी भी कंपनी के लिए। तो हमेशा स्टार फ्रेमवर्क, स्टार इज लाइक वेरी वेरी फेमस फ्रेमवर्क, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, आप उसको यूज करते हुए अपनी रेज्यूमे के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करें कि ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने चीज की और इन दी एंड जो उसका बिजनेस इंपैक्ट मैंने अचीव किया। इसको क्लियरली हाईलाइट करें, उसको हमेशा कंसाइज रखें। उसके अंदर डेटा के बारे में जितनी ज्यादा चीजें डाल सकते हैं कि आप डेटा को किस तरह से यूज करते हैं अपने डिसीजंस लेने में। ये किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कहानियों में सिर्फ बातें नहीं करें, हवा में बातें नहीं करें कि अगर मैंने ये फीचर बनाया था तो मैंने बनाया क्यों। देयर वाज सम एविडेंस, देयर वाज सम डेटा बेस्ड ऑन विच आपने ये सारी की सारी चीज की, उसको लाजमी हाईलाइट करें। अपनी रेज्यूमे को कस्टमाइज लाजमी करें हर रोल के अकॉर्डिंग और हर कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिक्रूटर हमेशा अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग देख रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ मैस अप्लाइंग टू 100 कंपनीज, शॉर्टलिस्ट करें कौन सी कंपनीज आपको पसंद है और उसमें से अपनी रेज्यूमे को कस्टमाइज करके अकॉर्डिंग टू रोल फिर अप्लाई करें। उसके अलावा इस चीज को भी लाजमी मेक श्योर करें कि आपके जो रेज्यूमे है, जो जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर चीजें हैं सारी की सारी वो मीट हो रही हैं। अगर वो मीट नहीं हो रही तो आपकी रेज्यूमे ऑटोमेटिकली एटीएस से रिजेक्ट हो जाएगी। जितने भी एटीएस हैं और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि अगेन अब रेवोल्यूट में भी अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर we received 1.6 million job applications, 1.6 million applications। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो कोई रिक्रूटर बैठ के उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करे या पढ़े, राइट। तो हमेशा कोई ना कोई इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, और वो इनिशियल स्क्रीनिंग किस बेसिस पे होती है, बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट्स। वो हर जॉब की ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वेल डिफाइंड होते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कहीं आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही तो फिर बेशक आप अप्लाई ना करें, इट्स फाइन, वो आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो जाएगी। एटलीस्ट 80 to 90% आपकी रिक्वायरमेंट्स जो वो मीट होनी चाहिए। उसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सारे लोग, स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को नहीं पता होता। वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप किसी भी कंपनी की हायरिंग देखें ना तो ज्यादातर चल रही होती है ईमेल्स के ऊपर या मैनुअली चल रही होती है कि आपने एचआर को अपनी मैनुअली ईमेल फॉरवर्ड की, उसने रिव्यू की, उसने प्रोसेस किया या आपको वापस रिजेक्ट कर दिया, जो भी किया वो सारा कुछ मैनुअल प्रोसेस चल रहा होता है। बड़ी जितनी भी कंपनीज है सबके अंदर एटीएस होता है, और उस एटीएस में हमेशा हमेशा एक कूल डाउन पीरियड होता है। यानी कि अगर आपने एक दफा अप्लाई किया और आपकी रिजेक्शन आ गई है, इट बिकम्स परमानेंट पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात, उस रिजेक्शन के बाद फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो सिस्टम आपको दोबारा अप्लाई नहीं करने देगा, और ये हर बड़ी कंपनी में होता है। रेवोल्यूट की भी अगर मैं बात करूं तो वी हैव 6 मंथ्स आई थिंक कूल डाउन पीरियड। अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको रिजेक्शन आती है तो अगले 6 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी हर न्यू एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्शन आती रहेगी। गूगल में भी, फेसबुक पे, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे हमेशा यही होता है, क्योंकि अगर सेम बंदा बार बार अप्लाई करे तो दे कैन नॉट मैनेज दी एप्लीकेशन। तो उन्होंने हमेशा कोई ना कोई कूल डाउन पीरियड रखा होता है। तो लोग क्या करते हैं अक्सर, जो मेरे एक्सपीरियंस भी रहा है पाकिस्तान से भी, कि मुझे मैसेज करते हैं कि हमने अप्लाई किया बट हमें बार बार रिजेक्शन आ रही है। फिर मैंने कहा आपने अप्लाई किया क्यों, अभी आपकी रेज्यूमे तैयार नहीं थी या कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए अप्लाई कर रहे थे कि क्या होता है, देखते हैं, अप्लाई करते हैं क्या होता है। तो जब तक आप 100% फुली प्रिपेयर्ड नहीं है टेस्ट करने के लिए, कभी भी अप्लाई ना करें। एक तो वो आपका हमेशा, जब आप फ्यूचर में 1 साल बाद भी अप्लाई करेंगे ना, तो रिक्रूटर को आपकी पुरानी रेज्यूमे भी नजर आ रही होगी कि 1 साल पहले इस बंदे ने इस रेज्यूमे के साथ और इस एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया था, अब ये इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं, नई कहानी इसने डाल दी रेज्यूमे के अंदर। फिर वो जो कूल डाउन पीरियड है उसके अंदर भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो कुछ कंपनीज में 6 मंथ्स होता है, कुछ कंपनीज में 1 साल होता है, वो हर एक में डिफरेंट होता है, बट होता लाजमी है हर कंपनी में। तो टेस्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे, आप सिस्टम में भी आ जाएंगे, और वो कूल डाउन पीरियड भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जिसके अंदर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनलेस अंटिल आपके रेज्यूमे फुली रेडी है, आपका पोर्टफोलियो फुली रेडी है, एंड यू आर मेंटली एंड इमोशनली फुली प्रिपेयर्ड कि अब मैंने ये काम करना है, तब तक किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई ना करें। Fair enough. I think these are the best insight for anyone because a lot of time लोग सिर्फ एक ही साइड देख रहे होते हैं कि नहीं यार हम तो कर रहे हैं और क्यों हमें रिजेक्शंस आ रही हैं या वाइस वर्सा। अगर आप ये चीज समझ सकें, लोग ये चीज समझ सकें तो शायद बेहतर हो, बिकॉज sometimes is not the right time, sometime maybe you're not in the right position, sometime your बिल्कुल portfolio don't have that thing, because it's not only about Revolut, it's not only about Meta, it's not only about Google, it's about understanding care, getting a job, retaining a job. Sometimes positions look similar to your experience, but they are maybe looking something else. Because मैं तो शायद देखता हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि पाकिस्तान वालों को सबसे पहले देखना चाहिए, इज इट अ रिमोट जॉब और इज इट अ ऑन साइट जॉब। और अगर आप ऑन साइट अवेलेबल नहीं है
तो ये वाला फेज शायद 2010 या 2000 में होता होगा कि भेज देते हैं, क्या पता उसका हम पे बहुत उसको रहम आ जाए उसको उसको। रहम आ जाए उसको कि भाई ठीक है उमेर ने सीवी भेजी है तो चलो एक बार देख लेते हैं। बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि अगर 1 मिलियन रेज्यूमे आ रही किसी कंपनी के पास, ठीक है, तो वो शायद मैन्युअली या ऑटो पे भी वो इस स्पीड से रिजेक्ट हो रहा होता होगा कि शायद वो सिमिलर बेंचमार्किंग पे भी रिजेक्ट कर रहे होते होंगे। सो थैंक यू हम्म। सो मच फॉर ऑल दैट। वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, गिविंग अस द ओवरऑल 360 idea how to become a product designer, what should be not be done, or what's the mistakes that people should be facing too. So thank you so much for Sohaib, thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।